हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। मैं अनिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब संविधान की जो है कि संविधान के विकास कैसे हुआ इसके बारे में आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं सामान्य अध्ययन डे 3 के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रश्न रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उनके बारे में जो है मैं बताऊंगा और जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ये जो है सीरीज हमारी पेपर काफ़ी दिनों तक चलने वाली है, तो हम लोगों का संबंध जो है इसी तरह से बना रहेगा कि हम लोग आगे भी ऐसी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। तो बस आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो हमारा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है की बात की गई है। तो देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और फिर दूसरा कथन क्या है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही नहीं है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी से पता होगा और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक जान भी गए होंगे। तो अगर जान गए हो तो बताइएगा कमेंट में, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें से जो है देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के द्वारा भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित संबंधी प्रावधान किया था, परंतु इसकी स्थापना जो है 1773 में नहीं हुई थी, 1774 में कलकत्ता में की गई थी। तो यहाँ पे यही चीज़ गड़बड़ है, तो इसलिए ये वाला कथन गलत है। बाकी हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 1773 ने 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो है इसलिए जैसे और कहाँ पे की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, 1774 में कोलकाता में की गई थी, न कि 1773 में की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एजिला इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। सर एजिला इम्पे को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। तो सर जो है कहाँ पे की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। 1773 में नहीं, 1774 में की गई थी। अब जो है बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पिट्स एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में सौंपा गया। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे सही है नहीं है की बात की गई फिर से। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से देखिए, तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया था और व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालन मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में सौंपा गया था, जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था। तो कथन 2 और 3 जो हैं सही नहीं है। यहाँ पे 2 और ये 3, ये दोनों कथन सही नहीं है। कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया था।
तो व्यापारिक और राजनीतिक संबंधी कार्य जिन्हें क्रमशः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में सौंपा गया था। इस प्रकार इस अधिनियम को द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था इस अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के 4 सदस्यीय द्वारा कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा किसी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इस विधेयक को पिट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बी वाला ऑप्शन 2 और 3 जो है यहाँ पे सही नहीं है, और बाकी ये भी सही है और ये दोनों गलत हैं। तो ये भी सही है और यहाँ पे सही नहीं है की बात की गई, तो 2 और 3 सही नहीं है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन कौन सा। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। हमें कुछ अधिनियम के बारे में यह आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, तो इन अधिनियमों के बारे में हमको बात करनी है। तो देखते हैं कि कौन सा अधिनियम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। तो देखते 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। उपर्युक्त में से कौन सा अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है? चार्टर अधिनियम के नाम से जो है कौन सा अधिनियम जाना जाता है उपर्युक्त में से? उपर्युक्त अधिनियम 1786 और 1757 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 चार्टर अधिनियम पारित किए थे। उपरोक्त में जो है 4 चार्टर अधिनियम 20 वर्ष के अंतराल पे पारित किए गए थे, 20-20 वर्ष के अंतराल पे। तो ये भी आपको याद रखना है कि चार्टर अधिनियम जो पारित किए गए थे वो 20-20 वर्ष के अंतराल पे किए गए थे। तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 चारों दिए गए हैं, तो चारों ही 20-20 वर्ष के अंतराल पे हैं, और ये चारों ही चार्टर अधिनियम के नाम से फेमस थे। मतलब फेमस क्या, चार्टर अधिनियम थे, चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जो कि 20-20 वर्ष के अंतराल पे। तो यहाँ पे ये भी जो है 1793 का अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। ये जो है चार्टर अधिनियम है चारों, और 1, 2, 3, 4 ये चारों विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार का पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। जो है भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया, और 1833 के चार्टर एक्ट में के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। देखो 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा जो है भारत में कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दी गई एकाधिकार के जो है भारत में व्यापारिक कंपनियों के, परंतु चाय और चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और अनुमति प्रदान की गई। 1813 के एक्ट में ही भारत में ईसाई जो है धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो 1833 में जो चार्टर एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद, जो गवर्नर जनरल, ये देखिए यहाँ पे बात की गई ना गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ। तो ये याद भी रखना, किसकी अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ? तो विधि आयोग भारत का पहला लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है हुआ था। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 में चार्टर एक्ट के तहत। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला गलत होता है,
बी वाला ऑप्शन गलत होता है। ये भी सही है क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद जो है इन लोगों को वो कर दिया गया था, व्यापारिक कंपनियों का एकाधिकार समाप्त हो गया था, पर चाय और चीनी कंपनियों, तो इस वजह से ये हमारा 2 वाला ऑप्शन गलत होता है क्योंकि पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। तो बी वाला, तो इस क्वेश्चन में जो है बी वाला गलत होता है हमारा, और बाकी ये तीनों सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे असत्य की बात की गई है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही होता है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन हमारा है, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी वही बात की गई है, चार्टर एक्ट के जो है 1853 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बात की गई है कि चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में एक अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत होता है? तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत होता है। अब कैसे गलत होता है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे गलत होता है। क्योंकि देखो, विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, तो 1793 से 1753 के दौरान पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम था, तो ये वाला हमारा सही होता है। अब देखो, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की गई और 1854 में भारतीय सिविल सेवा संबंधी मैकाले समिति की गठन की गई। तो 1853 की जो चार्टर अधिनियम था, यहीं से सिविल सेवकों की शुरुआत प्रतियोगिता का व्यवस्था की गई थी। आईएएस बनने का जो आज आप लोग सपना देख रहे हो, 1853 चार्टर अधिनियम से ही शुरू की गई थी। इसी में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखना कि आईएएस बनने का आपका जो सपना है वो सपना जरूर पूरा हो। तो ये जो काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा सही होता है। अब जो है हमारा तीसरा वाला क्या है? इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के विधान परिषद में कानूनी निर्माण की सहायता हेतु 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद जो है अस्तित्व में आया था, जिसे भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इस विधान परिषद में लघु संसद की तरह कार्य करता है। इस बार जो है इस प्रकार पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद का विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग कर दिए गए। इस अधिनियम के तहत पहली बार 4 विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है हमारा डी वाला गलत होता है, बाकी ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। तो इस वजह से बाकी क्वेश्चन में असत्य की बात की गई है, तो असत्य जो है हमारा है, यहाँ पे असत्य की बात की गई, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के राज्य सचिव नाम के एक नए पद का सृजन किया गया। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम वायसराय बने। यहाँ पे काफ़ी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आज के क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं अपने बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन को आप लोग बेसिकली बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना और अपने नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ये जो होने वाला है इसमें भी काफ़ी आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत में वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। भारत का प्रथम वायसराय विलियम बेंटिक को नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। तो जो है इसमें से कथन 2 और 4 गलत होते हैं। 2 और 4 कौन कौन से गलत होते हैं? पहला हमारा जो है कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायरस बनाए गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायरस नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो इस वजह से जो है और जो है 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला गलत होता है 2 नंबर वाला और ये 4 नंबर वाला। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है बात किया गया, यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 हमारा कथन जो है सही होता है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। तो देखते हैं कि इसमें से हमारा जो है कौन सा सही होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से हमारा जो है सी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये वाला गलत होता है। तो यहाँ पे असत्य की बात की गई है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। अब कैसे होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यह अधिनियम वायसराय को आपातकाल परिषद की स्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु इसकी अवधि 1 वर्ष नहीं बल्कि 6 माह थी। ठीक है, तो ये याद रखना जो है इसकी अवधि, मान्यता प्रदान करने की अवधि जो थी 1 वर्ष नहीं 6 वर्ष थी। तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये गलत होता है, बाकी ये सही होता है। ठीक है, क्योंकि जो अध्यादेश देखो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज एवं सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया। अच्छा हाँ, मनोनीत की बात आई है तो राष्ट्रपति जो है वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा में किसको जो है मनोनीत किया, कि मतलब कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और अभी हाल ही में किसी एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुख्य न्यायाधीश को मनोनीत किया, तो उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, तो इस अधिनियम में जो है पहली बार इन तीनों लोगों को मनोनीत किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रारंभ की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में वो बदल दिया गया एवं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मद्रास एवं बंबई के प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई। इस अधिनियम के आधार पर बंगाल के 1862 उत्तर पश्चिम की सीमा एवं पंजाब के विधायी परिषदों का गठन किया गया। इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1858 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। तो यहाँ पे जो है ये भी हमारा सही होता है, ये डी वाला हमारा ऑप्शन ये भी सही होता है हमारा, और ये भी ए वाला भी सही होता है, बी वाला भी सही होता है जैसे कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हमारा जो है सी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो सी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बात कही, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा असत्य है कथन जो है हमारा सी नंबर वाला, ये वाला कथन हमारा असत्य है। तो ये कथन अगर हमारा असत्य है तो सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायी परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यह अधिनियम मोंटेग्यू
चैमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नीचे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा कथन सही होता है देखते हैं। कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा कथन सही होना चाहिए जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही होना चाहिए, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1862 द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्रदान किया गया था। परंतु यहाँ पे परंतु आ गया है, बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। बजट पर मतदान करने के लिए पूरक प्रश्न पूछने तथा सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने की शक्ति विधान परिषद को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? 1909 के द्वारा प्रदान की गई थी, है ना। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अथवा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अथवा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब कि अगर कोई, मतलब कि जैसे कि अगर कोई हिंदू है तो उसका जो है चुनाव उसको हिंदू ही दे पाएंगे। जैसे कोई मुस्लिम खड़ा होता है अगर चुनाव में, तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही मतदान कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था, न कि जो है मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार। मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पे जो है हमारा सही होता है बी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारा कथन 1 और 3 असत्य है। तो 1 और 3 हमारा असत्य है, तो यहाँ पे सत्य की बात की गई ना कि असत्य की बात। अगर असत्य की बात की गई होती तो यहाँ सी वाला ऑप्शन सही होता, पर यहाँ पे सत्य की बात की गई है। तो सत्य की बात जहाँ पे की गई है तो 2 वाला हमारा बचता ऑप्शन जो है, तो ये 2 वाला ऑप्शन शुरू है हमारा, जो 2 वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट 9वें क्वेश्चन के बारे में। लास्ट 9वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत अधिनियम के संदर्भ में आंशिक रूप से उत्तरदायी विधान व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा, आप लोग अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, हाँ 1919 में कोई कांड हुआ था। कांड का नाम आप लोग कमेंट में बताना कि 1919 में कौन सा कांड हुआ था। आप लोग बताना कमेंट में कि 1919 में कौन सा कांड हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है, हिंट थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि वो कांड कहाँ पे हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना है। हिंट मैं कुछ नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग पकड़ लोगे। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना और आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा जो सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, केंद्र में नहीं की गई थी। तो ये याद रखना, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित एवं आरक्षित। अब हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था। इन कार्यों में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था और जो है उसकी सहायता से कार्यपालिका परिषद की जो है उसकी सहायता से कार्य करता था, परिषद की सहायता से कार्य करता था। और कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जो है कार्यपालिका परिषद जो था विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शिक्षा, स्वास्थ्य
आदि जो है शिक्षा स्वास्थ्य हस्तांतरित विषय थे, जबकि पुलिस जेल न्याय वित्त स्वराज आदि आरक्षित विषय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाया। इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था की झलक मिली। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसंसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। 1919 के अधिनियम के बाद, ये याद रखना, 1919 की अधिनियम के बाद जो है द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था 1919 के अधिनियम के बाद। तो द्विसदनीय व्यवस्था कैसी? राज्य परिषद ऊपरी सदन 5 वर्ष के लिए, विधानसभा निचला सदन 3 वर्ष के लिए। इस अधिनियम के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार मुसलमानों के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं आरोपियों के लिए जो है यूरोपियों के लिए किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतीय विषयों की पहचान की गई, पहचान कर पृथक किया गया और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यातायात, डाकतार और सुरक्षा एवं जो है विदेशिक मामले में केंद्रीय विषय के अंतर्गत तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में जो अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होता है, बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है इन चारों में से? कमेंट में आप लोग बताइए कि यहाँ पे जो है 4 दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे सही होता है हमारा सी नंबर वाला ऑप्शन, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है की स्थापना की गई थी। प्रांतीय विषयों में जो है 2 विभाग स्थापित किए गए थे, हस्तांतरित एवं आरक्षित विषय। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 10वें नंबर का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसका आंसर आप लोगों को ही देना है कमेंट में, तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, कमेंट में आप लोगों को इसका आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई को लेकर भी इसमें बात की गई है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। रिजर्व बैंक को लेकर, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। उपरोक्त में से भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम था भारत के लिए, तो इसके अंतर्गत इस संदर्भ में जो है कौन सा सही है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 3 4 5 उपरोक्त में से सभी, तो कौन सा सही है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। ठीक है, ये जो है हमारे पास 4 ये कथन है हमारा, इसमें से कौन सा सही है आप लोगों को कमेंट में बताना है इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी हो तो। नहीं अच्छी लगी हो तो मत लगा करना, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तभी लाइक की। कोई भी चीज़ आप अपने मर्जी से कर सकते हो, अगर अच्छी है तो पसंद करो, नहीं अच्छी है तो पसंद मत करो, यहाँ पे कोई वो नहीं रहता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।